Transport of water in plants. It is a part of syllabus of MSc second semester Botany, paper 3rd, unit 1. Myself Dr. Vipla Kohli, Professor, Department of Botany, Government Science College, Raipur. We know that plants absorb water, minerals and other substances from soil through roots. All the absorbed substances are transported from roots to the top of the plant via stem. Minerals and other substances are dissolved in the water of xylem. Hence, water or solution transported through water is known as xylem sac. After absorption of water, water moves in upward direction through xylem. Xylem is a conducting tissue which involved in the transportation of water and minerals. Xylem is a complex tissue consisting of living and non-living cells. It includes tracheids, vessels, parenchyma, fibers, in which tracheids and vessels are non-living, xylem is living tissue and fibers are non-living component of xylem. In plants, there are two types of conducting tissue, xylem and phloem. Xylem involved in the transportation of water and dissolved minerals or other substances in upward direction. Second conducting tissue is phloem. It involved in the translocation of organic substances in upward and downward direction. Means phloem shows bidirectional translocation, where in xylem the translocation is unidirection. Now, path of ascent of sap. We know ascent of sap is translocation of water and dissolved substances against gravitational force from root to top of the plant is known as ascent of sap. Mainly ascent of sap या ट्रांसलोकेशन में जाइलम टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है. जाइलम टिश्यू में ट्रेकिडियल एलिमेंट्स, इन ट्रेकिडियल एलिमेंट्स में वेसल्स और ट्रेकिड्स इंक्लूड किए जाते हैं. ये दोनों टिश्यूज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर में भाग लेते हैं. इनकी वॉल का, वेसल्स और ट्रेकिड्स की वॉल यहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं करती हैं. Malpighi 1671, first scientist who performed ringing experiment. Removal of bark or a tissue outside the vascular cambium is known as ringing. Means vascular cambium के बाहर के टिश्यू को रिमूव करना या बार्क को रिमूव करने की प्रोसेस को हम रिंगिंग कहते हैं. तो मैल्पिजाई ने रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जाइलम ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, जबकि फ्लोएम वाटर के ट्रांसपोर्ट में भाग नहीं लेता है. तो सबसे पहले यहाँ पर पानी रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होगा, डिफरेंट कॉर्टिकल टिश्यूज़ से होता हुआ ये रूट के जाइलम तक पहुँचता है. इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं. आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जाइलम में पानी एक्यूमुलेट हो जाता है. अब इन जाइलम वेसल से या ट्रेकिड से पानी का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है.
अब यहाँ पर ये जाइलम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है या फ्लोएम इन्वॉल्व होता है, इसको मैल्पिजाई ने रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया। इसके लिए उन्होंने दो एक ही प्रकार के पौधे लिए, सेम स्पीशीज़ के प्लांट लिए, उनको पानी से भरे हुए बीकर के अंदर रखा। इनमें एक प्लांट के बार्क को रिमूव कर दिया, केवल वहाँ पर जाइलम पाया जा रहा है, जबकि दूसरे प्लांट में जाइलम को रिमूव कर दिया, जबकि वहाँ पर बार्क या वेस्कुलर टिश्यू के बाहर का टिश्यू उपलब्ध था या उपस्थित था। कुछ समय के बाद में इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन आए, उन्होंने ये देखा कि वो प्लांट जिसमें जाइलम उपस्थित था या जाइलम को जहाँ पर रिमूव नहीं किया था, उसके लीव्स के ऊपर की जो लीव्स थी वो टर्जिड थी और फ्रेश लीव्स दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें फ्लोएम को रिमूव नहीं किया था, जाइलम को जहाँ पर रिमूव कर दिया गया था, उसमें रिंग के ऊपर की पत्तियों में विल्ट या पाया गया या पत्तियाँ मुरझा गई, क्योंकि यहाँ पर पानी का ट्रांसपोर्ट रिंग के पहले तक होता है जहाँ तक जाइलम उपस्थित है। बीच में जाइलम उपस्थित नहीं होने के कारण वाटर ट्रांसपोर्ट ब्रेक हो जाता है, इसलिए रिंग के ऊपर वाले भाग में पानी नहीं मिल पाता है और पत्तियाँ विल्ट हो जाती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में जाइलम टिश्यू इन्वॉल्व होता है, जबकि फ्लोएम टिश्यू यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है। मेनली जाइलम जो टिश्यू होता है, इनमें वेसल्स और ट्रेकीड्स पाए जाते हैं, इनमें थिक वॉल पाई जाती है और सेंटर में एक कैविटी या जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं वो पाई जाती है। अब यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर किया गया, प्रूव किया गया कि जाइलम वॉल ट्रांसपोर्ट में भाग लेती है या जाइलम की ल्यूमेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट लिया गया। इसमें बालसम के पौधे को लिया गया। बालसम का जो पौधा होता है उनकी स्टेम ट्रांसल्यूसेंट होता है या हम कहें सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जहाँ पर इस प्लांट को रूटेड, इनकी रूट को बीकर में रखा और इनमें बीकर में कलर्ड सॉल्यूशन यहाँ पर डाला या पानी ऐसा जिसके अंदर इयोसिन कलर स्टेन डाला, जिसके कारण ये कलर्ड हो गया। इंक डाल सकते हैं इसके अंदर। कुछ समय के बाद देखते हैं कि इनमें स्टेम में कुछ कलर्ड स्ट्रीक्स ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई देती हैं। इससे क्लियर होता है कि यहाँ पे पानी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। इस एरिया का जहाँ पर स्ट्रीक्स कलर्ड लाइन उपस्थित दिखाई दे रही थी, वहाँ का सेक्शन काटने पर ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि जाइलम वेसल्स आर फिल्ड विथ कलर्ड वाटर, वॉल में कलर्ड स्ट्रेन उपस्थित नहीं थे। इस कारण ये क्लियर हुआ कि जाइलम की ल्यूमेन वाटर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है, जबकि जाइलम की वॉल इस प्रोसेस में भाग नहीं लेती है। तो इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये क्लियर हुआ कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है, पानी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है और यहाँ पर जाइलम ल्यूमेन भाग लेती है ट्रांसपोर्ट में, वॉल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप, इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज़ यहाँ पर दी गई हैं। उन थ्योरीज़ को अलग अलग 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया: वाइटल थ्योरीज़, रूट प्रेशर थ्योरी और फिजिकल थ्योरीज़। वाइटल थ्योरीज़ के अंदर उन सारी थ्योरीज़ को रखा गया जो ये कहती हैं कि एसेंट ऑफ सेप में लिविंग सेल्स भाग लेती हैं। उन सारी थ्योरीज़ को वाइटल थ्योरीज़ के अंदर रखा गया। सेकेंड, रूट प्रेशर थ्योरी, नाम से क्लियर है कि ये रूट प्रेशर के द्वारा पानी ट्रांसपोर्ट होता है। फिज़िकल थ्योरीज़ के अंदर फिज़िकल फिनोमिनन
के द्वारा पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसा कहने वाली जितनी भी थ्योरीज हैं उन सबको फिजिकल थ्योरीज के अंतर्गत रखा गया। फर्स्ट है यहाँ पर वाइटल थ्योरीज। इस थ्योरी के अनुसार ऑल दोज थ्योरीज जो कहती हैं कि फोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर एसेंट ऑफ सेल आर डेवलप्ड इन लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट, उन सारी थ्योरीज को वाइटल फोर्स थ्योरीज के अंतर्गत रखा गया। कुछ इम्पोर्टेंट वाइटल फोर्स थ्योरीज हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है गॉडल-वेस्की रिले पंप थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी या पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी वाइटल थ्योरीज के अंतर्गत फर्स्ट थ्योरी रिले पंप थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय गॉडल-वेस्की 1884. According to this theory, the xylem, parenchyma and medullary rays are involved in the mechanism of transport of water. जाइलम, पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज दोनों लिविंग सेल्स होती हैं। ये पंपिंग प्रोसेस के द्वारा पानी एक सेल से दूसरी सेल को ट्रांसफ़र कर देती हैं, पंप कर देती हैं। इन सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर के चेंज होने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर चेंज होता जाता है, जिसके कारण पानी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है। विद एन इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है मीन्स सेल के सेल सेप का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है। इस कारण पानी बॉर्डरिंग वेसल्स से डिफ्यूज होकर सेल के अंदर एंटर हो जाता है। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉर्डरिंग वेसल से या नेबरिंग जो वेसल्स हैं वहाँ से वाटर सेल के अंदर आ जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एंड वाटर पम्प्ड इनटू द नेक्स्ट वेसल। इस कारण ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से पानी सेल के अंदर आता है, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वाटर नेक्स्ट वेसल में पास हो जाता है। इस थ्योरी के अनुसार यहाँ पर एक सीढ़ी के समान एक स्टेयरकेस पाया जाता है, जिससे पानी एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। इस थ्योरी के अनुसार जो लिविंग सेल्स हैं, ये लिविंग सेल्स जाइलम के बीच बीच में पाई जाती हैं। ये लिविंग सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से ये नेबरिंग जाइलम वेसल से पानी अंदर सेल लिविंग सेल के अंदर की तरफ जाता है, जिस कारण लिविंग सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होने से मतलब सेल सेप का कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो जाता है और पानी नेक्स्ट जाइलम वेसल में एंटर हो जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जो ये दिखा रहा है अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड जाइलम पैरेन्काइमा का अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस थ्योरी के लिए कुछ क्रिटिसिज्म है। सबसे फर्स्ट क्रिटिसिज्म तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इस व्यू को वुड का स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जाइलम इस थ्योरी के अनुसार लिविंग सेल्स जाइलम और दो जाइलम्स के बीच में लिविंग सेल्स का होना दर्शाया गया है। लिविंग सेल्स मीन्स मेडुलरी रेज और जाइलम पैरेन्काइमा, जबकि वुड के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि लिविंग सेल्स जाइलम के बीच बीच में नहीं पाई जाती हैं, ये उनके साइड में या लेटरल साइड में पाई जाती हैं। तो ये एक यहाँ पर बड़ा क्रिटिसिज्म है कि यहाँ जो इस वुड का स्ट्रक्चर इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा क्रिटिसिज्म स्ट्रसबर्गर के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ये किया कि किसी भी प्रोसेस से इन लिविंग सेल्स को डैमेज कर दिया गया, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो या एसिड ट्रीटमेंट हो, पॉइजनस ट्रीटमेंट हो, किसी भी एक मेथड से इन्होंने इन लिविंग सेल्स को डैमेज कर दिया गया, पर उसके बाद भी वाटर का ट्रांसपोर्ट ऑब्जर्व किया गया। मीन्स यहाँ पर लिविंग सेल्स के अलावा कुछ और सेल्स हैं जो नॉन लिविंग हैं, पानी के ट्रांसपोर्ट में भाग लेती हैं। ऐसा स्ट्रासबर्गर ने अपने क्रिटिसिज्म में शो किया। कर्ट्जमैन ने भी स्ट्रासबर्गर के व्यूज़ को सपोर्ट किया। इस कारण इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट थ्योरी है बोस पल्सेशन थ्योरी। ये थ्योरी पल्सेशन थ्योरी जेसी बोस के द्वारा प्रपोज की गई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ascent of cell is due to the pulsatory movement of the innermost layer of the cortex or cells just outside the एंडोडर्मिस। जो सेल्स एंडोडर्मिस के जस्ट बाहर की तरफ पाई जा रही हैं या कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली सेल्स हैं, ये वाटर ट्रांसपोर्ट में भाग लेती हैं। इन सेल्स में पल्सेटरी मूवमेंट पाया जाता है। पल्सेटरी मूवमेंट में सेल एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक एक्सपेंशन और एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने से एक पल्सेशन कंप्लीट होता है। व्हेन सेल एक्सपेंड, जब सेल एक्सपेंड करती है, देन वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। सेल कॉन्ट्रैक्ट करती है, वाटर पम्प्ड इनटू द नेक्स्ट हायर सेल्स। इस पल्सेशन के कारण सेल या जाइलम से पानी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर एंटर होता है। अब यहाँ पर एक पल्सेशन मीन्स एक एक्सपेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन में लगने वाला समय 14 सेकेंड टू सेवरल मिनट्स है। एक पल्सेशन के लिए यहाँ पर 14 सेकेंड टू सेवरल मिनट्स की आवश्यकता पड़ती है। whereas required rate of translocation for plants is 230 to 400 pulsation per second, means 230 to 400 pulsation per second की आवश्यकता पड़ती है, जो इस थ्योरी के द्वारा फुलफिल नहीं होता है। बोस ने अपने ऑब्जर्वेशंस को कंफर्म करने के लिए एक अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक प्रोब इंट्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिक प्रोब को उन्होंने डेस्मोडियम के प्लांट में, जो डेस्मोडियम का प्लांट है, डेस्मोडियम के प्लांट के स्टेम में इसको लगाया और एक पूरा सर्किट कंप्लीट किया। गैल्वेनोमीटर के साथ सर्किट कंप्लीट करते हुए एक इलेक्ट्रिक प्रोब यहाँ पर लगाई गई। इस इलेक्ट्रिक प्रोब को जैसे जैसे स्टेम के अंदर इंसर्ट करते गए, तब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स की अपर लेयर्स और मिडिल लेयर्स में जैसे जैसे प्रोब अंदर एंटर होती गई, गैल्वेनोमीटर के निडल में कोई भी मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं किया। जैसे ही निडल कॉर्टेक्स के अंदर वाली इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स तक पहुंचती है, गैल्वेनोमीटर में मूवमेंट दिखाई देने लगता है। मीन्स यहाँ पर बोस के अनुसार इनरमोस्ट कॉर्टिकल सेल्स में पल्सेटरी मूवमेंट के कारण वाटर पंप होता है या वाटर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव करता है। नेक्स्ट थ्योरी है यहाँ पर रूट प्रेशर थ्योरी। इस थ्योरी को प्रीस्टले ने दिया। प्रीस्टले के अनुसार मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर is due to hydrostatic pressure which develop in the root। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण
अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट पाया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर is a pressure which develops due to the accumulation of water in root cells. रूट सेल्स में पानी के एक्यूमुलेट या इकट्ठा होने के कारण जो प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा गया। कि यदि इन्होंने इसलिए एक एक्सपेरिमेंट किया, टोमेटो प्लांट लिया, उसमें स्टेम को कट कर दिया गया, तो देखते हैं वहाँ से कि कुछ वाटर बाहर की तरफ या एक्सुडेट्स बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। ये वाटर का बाहर की तरफ निकलना रूट प्रेशर के कारण होता है। स्टॉकिंग ने 1956 में रूट प्रेशर को डिफाइन किया कि रूट प्रेशर ट्रेकरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण डेवलप होने वाला जो प्रेशर होता है उसको रूट प्रेशर कहा। मीन्स यहाँ पर रूट प्रेशर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण यहाँ पर डेवलप होता है, इसलिए ये कहा गया स्टॉकिंग में कि रूट प्रेशर इज़ एन एक्टिव फिनोमिना, एक्टिव प्रोसेस होती है ये। इसके सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस हैं कि यदि रूट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में यदि रूट को रख दिया जाता है तो रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाई होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स रूट के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं, प्रवेश नहीं कर पाते हैं। सेकेंड एविडेंस, ऑक्सीजन और पॉइजन्स के प्रेजेंस में भी रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो पाती हैं, इसलिए रूट प्रेशर यहाँ पर डेवलप नहीं होता है। रूट प्रेशर के लिए लिविंग सेल्स का पाया जाना जरूरी है। लिविंग सेल्स आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर। इस थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्शंस आए कि कुछ ऐसे प्लांट्स जहाँ पर रूट्स को रिमूव कर दिया जाता है फिर भी एसेंट ऑफ सेप ऑब्जर्व किया गया। रूट प्रेशर जनरली रूट प्रेशर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में, कॉनिफर्स में स्पेशली रूट प्रेशर एब्सेंट होता है या बहुत कम रूट प्रेशर वहाँ पर पाया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। रूट प्रेशर इज़ नॉट ऑब्जर्व इन प्लांट्स दैट ग्रो इन कोल्ड, ठंडी जगह पर, ड्रॉट, लेस एयरेटेड सॉइल, बट ascent of sap is in its normal rate. Root pressure is about 2 atmospheric pressure. जब conditions favorable होती हैं तब रूट प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। रेयरली ये 5 to 6 ATM तक पहुंच जाता है। While the tall plants required much more pressure to raise water to the top. 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर से पानी केवल 10 फीट की हाइट तक रेस कर पाता है या चढ़ पाता है, उससे ज़्यादा ये पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है। तो इसलिए रूट प्रेशर इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वाटर ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट थ्योरीज के अंतर्गत है यहाँ फिजिकल थ्योरीज। अभी हमने देखा वाइटल थ्योरीज, नेक्स्ट रूट प्रेशर थ्योरी। अब आता है यहाँ पर फिजिकल थ्योरीज। फिजिकल थ्योरीज के अनुसार जितने भी कुछ फिजिकल फिनोमेनन हैं उनके द्वारा पानी का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पाया जाता है। इसमें फर्स्ट थ्योरी कैपिलरी फोर्स थ्योरी या कैपिलरिटी थ्योरी। इस थ्योरी को बोहिम ने 1809 में थ्योरी को प्रपोज किया। इस थ्योरी के अनुसार ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ कैपिलरी एक्शन ऑफ ट्रेकीड्स एंड पार्टली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स ट्रेकरी एलिमेंट्स में कैपिलरी एक्शन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा पानी ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर जाइलम वेसल्स पतली होती हैं और दे एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब के समान काम करती हैं।
यदि कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर 0.03 mm डायमीटर है तब पानी 4 फीट की हाइट तक चढ़ सकता है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन सपोर्ट अ कॉलम ऑफ वाटर अप टू हाइट ऑफ ओनली 30 to 34 फीट हाइट तक जा सकता है। मीन्स यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब, हम जानते हैं कि जो कैपिलरी ट्यूब है जितनी ज़्यादा ब्रॉड होगी पानी कम हाइट तक जाता है, नैरो कैपिलरी ट्यूब होने से पानी ज़्यादा हाइट तक पहुँचता है। कैपिलरिटी या कैपिलरी फोर्स occurs due to 3 properties of water, is surface tension, adhesion और cohesion। ये प्रॉपर्टीज वाटर के अंदर पाई जाती हैं। फर्स्ट, सरफेस टेंशन which occurs because hydrogen bonding between water molecules is stronger at the air water interface as compared to molecules present within the water। पानी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं वहाँ के कंपैरेटिवली एयर वाटर इंटरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वहाँ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वाटर में सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरिटी या कैपिलरी फोर्स डेवलप होता है। सेकेंड, एडहेशन प्रॉपर्टी। वाटर में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्शन सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है या अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ में अट्रैक्शन होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन सेम टाइप मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर होता है तब उस प्रॉपर्टी को हम कोहेशन कहते हैं और उस फोर्स को या उस अट्रैक्शन को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अदर देन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर अट्रैक्शन होता है उस प्रॉपर्टी को हम एडहेशन कहते हैं और उस अट्रैक्शन को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इस कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरी फोर्स डेवलप होता है और पानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ता है। ये कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, ये जाइलम वेसल है। इस जाइलम वेसल में ये जाइलम सेट जिसके अंदर डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं, ये रेड डॉट्स जो देख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहा गया। ये फोर्स क्या कहला रहा है? कोहेसिव फोर्स कहलाता है। दूसरा फोर्स है वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम वॉल के साथ भी एक अट्रैक्शन शो कर रहे हैं और ये अट्रैक्शन एडहेसिव फोर्स कहलाता है। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की प्रॉपर्टी वाटर के अंदर पाई जाती है, इस कारण कैपिलरी फोर्स इनके अंदर डेवलप होता है। कुछ ऑब्जेक्शंस इस थ्योरी के लिए आए, थ्योरी ऑफ कैपिलरिटी के ऑब्जेक्शन जो आए हैं कि इट कैन रेज वाटर टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर इन वेसल्स और नॉर्मल डायमीटर 0.03 mm। जब अगर डायमीटर 0.03 mm होता है तो पानी 1 मीटर हाइट तक जाता है। कैपिलरिटी अकर्स ओनली when base of the tubes dips in container having water. Xylem vessels are not directly connected with soil water. ये कैपिलरी फोर्स डेवलप कब होगा? जब उसकी ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब वाटर में डूबी होगी, जबकि जाइलम वेसल्स डायरेक्टली सॉइल वाटर में कनेक्टेड नहीं होता है या डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं पाया जाता है। राइज ड्यू टू कैपिलरिटी विल इंक्रीज व्हेन द ल्यूमेन ऑफ वेसल इज नैरो। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नैरो यदि वेसल होगी तब
कैपिलरी फोर्स ज़्यादा डेवलप होगा और पानी काफ़ी हाइट तक चढ़ जाता है। जो टॉल प्लांट्स हैं यहाँ पर नैरो वेसल्स होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर प्लांट्स, जबकि ऐसा नहीं होता है। कैपिलरिटी कैन नॉट ऑपरेट इन प्लांट्स हैविंग ट्रेकीड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंड वॉल्स। ये कैपिलरी फोर्स केवल वेसल्स में डेवलप होता है, ट्रेकीड्स में ये डेवलप नहीं होता है क्योंकि इनमें एंड वॉल्स पाई जाती हैं। इस कारण यहाँ पर कैपिलरी फोर्स डेवलप नहीं होता है। स्प्रिंग सीजन, जब सारी कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, उस समय पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कंडीशंस नॉर्मल होने पर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उस समय वुड में जो एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। वाइल ऑटम व्हेन वाटर सप्लाई डिक्रीजेस, जब पानी की सप्लाई डिक्रीज होती है, द वुड कंसिस्ट ऑफ नैरो एलिमेंट्स। मीन्स जब पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, पानी की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, उस समय वहाँ पर नैरो एलिमेंट्स डेवलप होते हैं। जबकि स्प्रिंग सीजन में जब पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है तब ब्रॉडर एलिमेंट्स वहाँ पर डेवलप होते हैं। ये अगेंस्ट द कैपिलरिटी होता है। इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स यूजुअली वेसल्स आर यहाँ एब्सेंट होती हैं। अदर जाइलम एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूस चैनल, यहाँ पर वेसल्स एब्सेंट होती हैं। इस कारण जबकि ट्रेकीड्स एक कंटिन्यूस चैनल फॉर्म यहाँ पर नहीं करते हैं। इस कारण जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है इम्बाइबिशन थ्योरी। इम्बाइबिशन थ्योरी ये कहती है कि पानी का ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट इम्बाइबिशन के द्वारा होता है। इम्बाइबिशन क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड बाय सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। ये सॉलिड पार्टिकल्स वाटर को या लिक्विड को एब्जॉर्ब तो करते हैं पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। इन सॉलिड पार्टिकल्स को हम इम्बाइबेंट्स कहते हैं। इन इम्बाइबेंट्स के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर को हम इम्बाइबिशन प्रेशर कहते हैं। पानी इस थ्योरी के अनुसार वाटर का ट्रांसपोर्ट इम्बाइबिशन प्रेशर के द्वारा होता है। जैसे वुड को या पेपर को पानी में डिप कर दिया जाता है तब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी में पेपर के एक कॉर्नर को अगर हम रखते हैं, पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेस करता है। तो ये थ्योरी यही कहती है कि इम्बाइबिशन के द्वारा पानी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। जबकि ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया जा चुका है कि जाइलम की वॉल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में इन्वॉल्व नहीं होती है, केवल ल्यूमेन के द्वारा पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट फिजिकल थ्योरीज के अंतर्गत है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सेप। जब ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर लॉस होता है तब वहाँ पर पानी के लॉस होने से एक गैप वहाँ पर बन जाता है। उस गैप को फुल भरने के लिए पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऊपर की तरफ रेज हो जाता है या चढ़ जाता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा पानी केवल 30 से 34 फीट की हाइट तक चढ़ सकता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए फ्री सरफेस एट द बेस होना ज़रूरी होता है, जो कि प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता है। इसलिए ये थ्योरी भी एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज के अंतर्गत है,
ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, इस थ्योरी को डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी के अनुसार मेनली यहाँ पर 3 इसेंशियल पॉइंट्स इसके अंदर है। इस ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को हम डिक्सन एंड जॉलीज हाइपोथेसिस कहते हैं, कोहेसिव फोर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अंदर 3 मेन इसेंशियल पॉइंट्स हैं: स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, ट्रांसपिरेशन पुल। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। हमको मालूम है वाटर मॉलिक्यूल्स में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम कोहेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में एक अट्रैक्शन पाया जाता है, उस अट्रैक्शन को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ये अट्रैक्शन या कोहेसिव फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसके कारण मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता है। कोहेसिव फोर्स को टेंसिल स्ट्रेंथ कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर फोर्स एडहेसिव फोर्स पाया जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के साथ या जाइलम के वेसल की वॉल या ट्रेकीड की वॉल के साथ में अपना अट्रैक्शन शो करता है। इस तरह के अट्रैक्शन को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। सेकेंड है कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। ड्यू टू कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ water molecules, it form a unbroken continuous water column। इसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में भी जुड़े रहते हैं और जाइलम वॉल के द्वारा भी जुड़े रहते हैं। इस कारण यहाँ पर एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम फ्रॉम रूट टू द लीफ के पैरेन्काइमा तक ये एक कॉलम बन जाता है और ये वाटर कॉलम जाइलम डक्ट्स के अंदर बनता है। ये वाटर कॉलम कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण बनता है और इस कॉलम को या इस सिस्टम को हम हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है इस थ्योरी का थर्ड इसेंशियल पॉइंट, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल जो थ्योरी है ये के अंदर ट्रांसपिरेशन एक मेन रोल प्ले यहाँ पे करता है कि जब ट्रांसपिरेशन के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होने के कारण यहाँ की मीजोफिल सेल का डिफ्यूज़न प्रेशर बढ़ जाता है। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट यहाँ पर बढ़ जाता है। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? द अमाउंट बाय विच डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। मीन्स जब डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाता है तब यहाँ पर वाटर की डिमांड बढ़ जाती है। मीन्स यहाँ पर जब वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है, ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में मैक्सिमम वाटर लॉस लीफ में मिलने वाले स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब जब यहाँ पर स्टोमेटा से पानी बाहर वाटर वेपर फॉर्म में बाहर चला जाता है तब यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाता है। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बढ़ने से ये नेबरिंग सेल से अपनी मीजोफिल सेल आसपास मिलने वाली जो एडजॉइनिंग सेल हैं वहाँ से पानी लेती हैं और इस तरीके से एक सेल से पानी दूसरी सेल की तरफ जाता है। तो फाइनली जो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट है वो लीफ के जाइलम में डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाता है। एक जाइलम वेसल दूसरे जाइलम वेसल से पानी एब्जॉर्ब करती जाती है और इस तरीके से ये जाइलम से ट्रांसपिरेशन के द्वारा डेवलप हुआ फोर्स स्टेम से होते हुए रूट तक के जाइलम तक पहुंचता है और रूट के जाइलम से पानी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है।
मीन्स यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन पुल या फोर्स डेवलप हुआ है वो फोर्स ट्रांसपिरेशन के द्वारा डेवलप हुआ है, और जो टेंशन डेवलप हुआ हम कहेंगे वो टेंशन ट्रांसपिरेशन के कारण डेवलप हुआ है। और ये ग्रेजुअली पुल या ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो डेवलप हुआ फोर्स है वो ग्रेजुअली नीचे आते हुए एक जाइलम वेसल से दूसरे में होता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है और पानी ऊपर की तरफ चलता है। इस फोर्स को हम पुलिंग फोर्स भी कहते हैं। जैसे रोप या रस्सी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, उसी तरीके से पानी भी यहाँ पर ट्रांसपिरेशन फोर्स के कारण ऊपर की तरफ खींचता जाता है। ये डायग्राम के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है कि जो पानी है ये रूट हेयर से एब्जॉर्ब होगा, कॉर्टिकल सेल से होते हुए कहाँ पहुँच गया, ये जाइलम के ट्रैकेरी एलिमेंट्स तक पहुँचता है और जाइलम की एक वेसल से होता हुआ दूसरी वेसल और दूसरी से अगली वेसल तक पहुँचते हुए ऊपर की तरफ जाता है। पर इस अपवर्ड मूवमेंट के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं ये फोर्सेस ट्रांसपिरेशन के द्वारा डेवलप होते हैं, और ये ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के कारण डेवलप होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वाटर का लॉस अप्रॉक्सीमेटली 90% पानी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से लॉस होता है। इस ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी बाहर आता है। इन मीजोफिल सेल का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ता है, पानी सराउंडिंग सेल से उन डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट जहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है वहाँ तक पहुँचता है, और ये धीरे धीरे लीफ की मिडरिब तक आता है और जाइलम जो कि मिडरिब में पाया जा रहा है वहाँ से पानी मीजोफिल सेल की तरफ आ जाता है। ये फोर्स क्योंकि ट्रांसपिरेशन के द्वारा डेवलप हुआ है इसलिए इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं या पुलिंग फोर्स कहते हैं। ये ग्रेजुअली नीचे की तरफ जाएगा और पानी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। इस प्रकार ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा पानी ऊपर की तरफ जाता है। इस थ्योरी में इतना फोर्स डेवलप हो जाता है कि प्लांट्स जिनकी हाइट 300 to 400 फीट तक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूकेलिप्टस प्लांट है, इतनी लंबी हाइट वाले जो प्लांट्स हैं वहाँ पर ये पानी इस थ्योरी के द्वारा पहुँच जाता है। इसके सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस हैं कि मीजोफिल सेल्स में जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर करीब करीब 20 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, विच इज़ सफिशिएंट फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज़ अप टू 350 atm एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, जो वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इतना फोर्स डेवलप हो जाता है, इतने फोर्स के कारण पानी 300 से 400 फीट की हाइट तक पानी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव हो जाता है। अब इस थ्योरी के लिए कुछ क्रिटिसिज्म या ऑब्जेक्शंस भी आए। कोपलैंड ने 1902 में ऑब्जेक्शन लिया कि यहाँ पर जो लंबे प्लांट्स होते हैं वहाँ पर वेसल्स ब्रॉड या चौड़ी पाई जाती हैं। इन चौड़ी या ब्रॉड जो वेसल्स हैं जिनका डायमीटर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर कुछ एयर बबल्स एंटर कर जाते हैं। ये एयर बबल्स की एंट्री टेम्परेचर के चेंज के कारण होती है और इस कारण ये कुछ बबल्स जाइलम वेसल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं और ये वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते हैं। पर स्कॉलैंडर ने 1957 में बताया कि इन एयर बबल्स की प्रेजेंस के कारण वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, क्योंकि वेसल्स की लेटरल साइड में पोर्स पाए जाते हैं जिसके कारण वाटर की कंटिन्यूटी बनी रहती है और इन बबल्स की प्रेजेंस के कारण कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है। इसलिए ये थ्योरी
वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज के अंतर्गत आती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी एक मान्यता प्राप्त थ्योरी है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एसेंट ऑफ सेप या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के मैकेनिज्म को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। ये हम जानते हैं कि पानी का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, पानी के एब्जॉर्ब करने के कारण रूट में प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम रूट प्रेशर कहते हैं, और ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर के कारण जो ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होता है, ये एसेंट ऑफ सेप को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक होता है। तो वो सारे फैक्टर्स जो वाटर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को भी अफेक्ट करेंगे। हाई टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, हाई विंड वेलोसिटी इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन की रेट को इंक्रीज करते हैं एंड ऑल्सो प्रमोट्स द एसेंट ऑफ सेप। ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है, ट्रांसपिरेशन पुल स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाता है, इस कारण रेट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट भी इंक्रीज हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द सॉइल ऑल्सो कॉज डिक्रीज इन द एसेंट ऑफ सेप। पानी की कमी होने के कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है डेफिशिएंसी के कारण, इस कारण वाटर ट्रांसपोर्ट की रेट भी अफेक्ट होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पर, ट्रांसपिरेशन की रेट डिपेंड करती है, इसलिए स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग भी वाटर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विल्टिंग ऑफ प्लांट इज कपल्ड विद द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। विल्टिंग ऑफ द प्लांट जब मुरझाता है उसके साथ ही स्टोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ एसेंट ऑफ सेप। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की रेट को डिक्रीज कर देता है। मीन्स यहाँ पर जो जितने फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये सारे फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की रेट को अगर अफेक्ट करते हैं तो ये फैक्टर्स वाटर ट्रांसपोर्ट को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इस टॉपिक में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स के अंदर हमने वाटर पाथ, वाटर का क्या पाथ होता है, कौन सा टिश्यू यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जिसके अंदर हमने वाइटल थ्योरीज़, फिजिकल थ्योरीज़, रूट प्रेशर थ्योरीज़ को डिस्कस किया, और इस वाटर ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। थैंक यू।